दोस्तों, इंसानी तारीख में कभी वो दौर भी था जब इंसान नीले आसमान में उड़ता परिंदों को देखकर वो खुद भी उड़ने की ख्वाहिश करता था। लेकिन उस वक्त कौन जानता था कि ये ख्वाब भी एक दिन हकीकत बन जाएगा और पूरी दुनिया का ही नक्शा बदल के रख देगा। जी हाँ, एविएशन एक दौर का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहा है। सिर्फ इस एक रेवोल्यूशन की वजह से मीलों का सफर सिर्फ घंटों में तय होने लगा। मिलिट्री वॉरफेयर बदल गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन का बुनियादी जरिया बना। इसके अलावा इस एविएशन की वजह से साइंस, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी में भी बड़ा शानदार अरूज देखने को मिला। अगर देखा जाए तो इस एविएशन ने इंसानी जिंदगी को ही पूरी तरह से बदल के रख दिया था। लेकिन आज जब इंसान खुद को हवा में उड़ता देखकर जो खुशी महसूस करता है, इसकी तारीख इससे भी कई गुना ज्यादा दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में हम इसी एविएशन की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे और मौजूदा दौर को देखते हुए इस बात का भी जायजा लेंगे कि फ्यूचर में हमें किस तरह का एविएशन देखने को मिल सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं एविएशन के इस दिलचस्प रेवोल्यूशन की हिस्ट्री को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको ये जानकर जरूर हैरानगी होगी कि इंसान का हवा में उड़ने का ख्वाब कई हजारों साल पुराना है और इसका सबूत हमें कुछ पुरानी कहानियों से मिलता है। सबसे ज्यादा जो फेमस कहानी है वो डेडलस और इकारस की कहानी है। इस कहानी में डेडलस अपने और अपने बेटे इकारस के लिए पंख बनाता है और अपने बेटे को कहता है कि ज्यादा ऊंचा मत उड़ना। लेकिन इकारस खुद को पहली बार हवा में उड़ता देखकर वो बड़ा खुश होता है और इस खुशी में अपने बाप की हुई नसीहत को भूल जाता है और ज्यादा ऊंचा उड़ने लगता है और सूरज के करीब पहुंच जाता है, जिससे सूरज की गर्मी से उसके पंख पिघल जाते हैं और वो नीचे समुद्र में गिर जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में भी रामायण की कहानी में एक पुष्पक विमान का जिक्र है जो हवाई जहाज की तरह उड़ता था। इसी तरह मिडिल ईस्ट में भी अलादीन जैसी कहानियों में फ्लाइंग कारपेट का जिक्र है जो इंसानों को आसमान में ले जाता। और कुछ ऐसा ही यूरोप की कहानियों में भी देखने को मिलता है जहाँ एक जादूगर अपने जादू से ही हवा में उड़ने लगता था। लेकिन 15वीं सेंचुरी में पहली बार एक इंसान ने इस उड़ने के ख्वाब को कहानियों से हटके रियलिटी के तौर पर देखा और ये इंसान था लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची एक इटालियन आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, आर्किटेक्चर और फिलोसफर था। लियोनार्डो दा विंची ने ही पहली बार बर्ड्स की उड़ान को गौर से देखा, उनके उड़ने के प्रोसेस को समझा और फिर अपनी उन ऑब्जर्वेशन की ड्राइंग्स बनाई और उनके नोट्स लिखे। लेकिन लियोनार्डो के ये डिजाइन उसकी जिंदगी में तो प्रैक्टिकल ना हो सके, मगर उसकी नोटबुक्स और स्केचेस ने फ्यूचर में आने वाले साइंटिस्ट को जरूर इंस्पायर किया। फिर आता है साल 1783। फ्रांस में रहने वाले दो भाई, जिन्हें माउंट गोल्फेर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने सबसे पहले ये डिस्कवर किया कि हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठने लगती है। इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बड़ा सा बलून तैयार किया और इसके साथ कुछ जानवरों को बिठाकर दुनिया की सबसे पहली फ्लाइट की। 19 सितंबर 1783 को फ्रांस के शहर पेरिस में इन जानवरों ने 8 मिनट तक हवा में सफर किया और फिर इसके थोड़े अरसे बाद 21 नवंबर 1783 में दो साइंटिस्ट ने पहली बार इंसानियत को हवा में उड़ाया। उन्होंने 25 मिनट तक पेरिस के ऊपर से सफर किया और ये इंसान की तारीख में पहली सक्सेसफुल फ्लाइट थी। इसके बाद हॉट एयर बलून अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल होने लगे, साथ साथ इनमें कुछ चेंजिंग भी की गई, कुछ नए डिजाइन भी बनाए गए, फिर इन पर बेहतर कंट्रोल पाने के लिए इंजन भी लगाए गए और फिर इसी हॉट एयर बलून के कॉन्सेप्ट पर एयरशिप भी बनाई गई जो हवाई जहाज की तरह दिखती थी। लेकिन ये एयरशिप ज्यादा देर तक ना चल सकी। उस टाइम एक तो इसकी टिकट भी महंगी थी। इस एयरशिप की एक टिकट का प्राइस $700 था जो आज के जमाने में तकरीबन $7000 से भी ज्यादा बनते हैं, जिस वजह से ज्यादा लोग इसमें ट्रेवल नहीं कर पाए। इसके अलावा ये चलती भी बड़ा स्लो थी और फिर एक दिन ये एयरशिप एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हुई जिसे हिंडिगबर्ग डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। असल में उस टाइम इन एयरशिप में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता था और इसी हाइड्रोजन गैस की लीकेज और स्टैटिक इलेक्ट्रिक की वजह से लैंडिंग के दौरान बहुत बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद यही डिजास्टर सारी एयरशिप की रेपुटेशन को गिरा देता है। कहानी में आगे बढ़े तो 19वीं सेंचुरी में सर जॉर्ज कैली, जिन्हें फादर ऑफ एविएशन भी कहा जाता है, इन्होंने 1804 में पहला मैन मेड ग्लाइडर डिजाइन किया और बनाया। उनका मकसद हॉट एयर बलून की तरह सिर्फ ग्रेविटी से ऊपर उठना नहीं बल्कि हवा में ग्लाइड करना था। इसके बाद जर्मनी में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम ओटो लिलिंथल था, इसने अपने खुद के ग्लाइडर बनाए और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर किया। इसने 1891 से 1856 तक हजारों सक्सेसफुल फ्लाइट की और फिर इसी का फायदा आगे चल के राइट ब्रदर्स ने उठाया। अमेरिका में दो बाइसाइकिल बनाने वाले भाई ऑरविल और विल्बर, इन दोनों भाइयों ने कई सालों तक ग्लाइडर पर रिसर्च की और उसे उड़ाने में प्रैक्टिस की। इन्होंने ही पहली बार ग्लाइडर में एक कंट्रोल सरफेस लगाया जो आज के मॉडर्न एयरप्लेन्स में भी इस्तेमाल होता है। फिर आता है वो दिन 17 दिसंबर 1903। सर्दियों का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। इसी दिन राइट ब्रदर्स ने अपने बनाए हुए हवाई जहाज को पहली बार उड़ाया। ऑरविल ने कंट्रोल संभाला और 12 सेकंड के लिए 120 फुट की दूरी तय की। पहली बार एक इंजन पावर से चलने वाली किसी मशीन
ने हवा में उड़ान भरी। इस एक छोटे से पल ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। लेकिन राइट ब्रदर्स का ये प्लेन अभी कमजोर था। ये प्लेन जरूरत के मुताबिक साइज में भी छोटा था और सिर्फ कुछ सेकंड ही उड़ता था। इसके बाद कई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स आए जिन्होंने जहाजों के नए डिजाइन और बेहतर इंजन बनाए और प्लेन्स को असल में उड़ने के काबिल बनाया। जहां राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की बुनियाद रखी, वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स एक और मशीन पर काम कर रहे थे जिसे आज हम हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। इसका ख्वाब भी लियोनार्डो दा विंची के जमाने से ही था, जिन्हें हेलीकॉप्टर का सबसे पहला डिजाइन बनाने का क्रेडिट दिया जाता है। इगोर सिकोर्स्की वो सबसे अहम नाम है जिसने इस ख्वाब को हकीकत बनाया। कई साल की रिसर्च के बाद 1939 में उन्होंने VS-300 नाम का एक एयरक्राफ्ट बनाया। ये वो पहला प्रैक्टिकल सिंगल रूटर हेलीकॉप्टर था जिसे कंट्रोल करना मुमकिन था। आम हवाई जहाजों के मुकाबले में हेलीकॉप्टर को रनवे की जरूरत नहीं थी। इसने एविएशन में एक नया दरवाजा खोला जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद जंग, रेस्क्यू, मेडिकल इमरजेंसी और पहाड़ों जैसी मुश्किल जगहों पर पहुंचने के लिए होने लगा। इस तरह एविएशन सिर्फ लंबे सफर के लिए नहीं बल्कि हवा में एक जगह रुक कर काम करने के भी काबिल बना। और फिर पहली बार 1 जनवरी 1914 को अमेरिका की फ्लोरिडा स्टेट में दुनिया की सबसे पहली कमर्शियल एयरलाइन की शुरुआत हुई। इस एयरलाइन का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग टेम्पा एयरबट लाइन। उस टाइम इसकी टिकट का प्राइस $5 था, जो आज के हिसाब से तकरीबन $150 के बराबर है। वैसे तो ये एयरलाइन सिर्फ 4 महीने चल सकी, लेकिन इसने एविएशन की दुनिया में एक नया दौर शुरू किया और फिर इसी दौर के साथ शुरू होती है वर्ल्ड वॉर। इस टाइम जहाज अभी नए नए थे तो इन्हें ज्यादातर दुश्मन की जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन इस जंग की वजह से इनकी शक्ल और मकसद मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। जहाज पहले सिर्फ दुश्मन के ट्रूप्स और मोर्चों की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल होते थे और फिर उन पर मशीन गन्स लगाना शुरू कर दी गयी और इस तरह एयर कम्बैट यानी डॉग फाइट की इब्तिदा हुई, जिससे फाइटर प्लेन्स की ताकत और असर बहुत बढ़ गया। जंग ने मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार भी बहुत बढ़ा दी। हजारों की तादाद में जहाज बनाए गए। पायलट एक नया और बहादुरी का स्टेटस हासिल कर गया। पहली बार हवा में जंग लड़ने के लिए बकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुए। कुछ साल फिर गुजरने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। इस बार जर्मनी ने जहाजों को मजीद तेज रफ्तार से उड़ाने के लिए जेट इंजन इजाद किया, जिससे जहाजों पर लगाने के बाद उनकी रफ्तार कई गुना बढ़ गई। वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 में इसका असर कम रहा, लेकिन इस इजाद ने कमर्शियल और मिलिट्री एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वक्त तक जहाजों की कंस्ट्रक्शन आम हो चुकी थी, जिससे जहाज ज्यादा तेज, मजबूत और बुलंद तरीन सतह पर उड़ने के काबिल बन चुके थे। दोनों जंगों ने एविएशन को जरूरत से ज्यादा फंड और रिसर्च फराहम की। वर्ल्ड वॉर 1 ने जहाजों को वेपन बनाया और वर्ल्ड वॉर 2 ने जहाजों को एक मॉडर्न तेज रफ्तार से उड़ने वाली मशीन। इसके बाद जेट इंजन को मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए इसमें काफी इंप्रूवमेंट की गई और फिर इसी जेट इंजन का इस्तेमाल करते हुए सुपरसोनिक एयरप्लेन बनाया गया। ये जहाज आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा तेज उड़ सकता था। किसी भी जहाज की रफ्तार को 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सबसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से कम, ट्रांससोनिक आवाज की रफ्तार के आसपास, सुपरसोनिक आवाज की रफ्तार से तेज और हाइपरसोनिक मतलब आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। और ये सुपरसोनिक तीसरी कैटेगरी में आता है। 14 अक्टूबर 1947 में यूएस एयरफोर्स के पायलट कैप्टन चार्ल्स चुकियगार ने इस जहाज को सीधी उड़ान में आवाज की रफ्तार से तेज उड़ाया, माक 1.06 की रफ्तार तक पहुंचकर। वो पहला इंसान था इस साउंड बैरियर को तोड़ने वाला। बाद में इसी वाकये ने सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की बुनियाद रखी और फिर 21 जनवरी 1976 को फ्रांस और बर्तानिया ने मिलकर दुनिया की पहली सुपरसोनिक पैसेंजर सर्विस शुरू की। इनके कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट की स्पीड माक 2 यानी आवाज की रफ्तार से दुगनी थी, जिससे लंदन से न्यूयॉर्क का सफर सिर्फ 3.5 घंटों में पूरा हो जाता था। ये एक लग्जरी और एलीट सर्विस थी जिसकी टिकट भी महंगी होती थी और इसमें सिर्फ 100 पैसेंजर की सीटें होती थी। देखा जाए तो सर्विस काफी अच्छी थी, लेकिन ये कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट भी ज्यादा देर तक न चल सका। 25 जुलाई 2000 शाम के 4:40 पर एक कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा होता है। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट रनवे पर स्पीड अप होता है, एयरपोर्ट पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर देखते हैं कि प्लेन के नीचे आग लगना शुरू हो गई है। वो फौरन पायलट को इन्फॉर्म करते हैं तो पता चलता है कि प्लेन काफी तेज चलने लग गया है, अब इसे रोका नहीं जा सकता। कुछ ही सेकंड में एयरक्राफ्ट हवा में उठ जाता है और देखते ही देखते ये आग बढ़ती चली जाती है। प्लेन में बैठे पायलट इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में पायलट मुकम्मल तौर पर कंट्रोल लूज कर जाते हैं और ये प्लेन पेरिस से 15 किलोमीटर दूर एक होटल में क्रैश
कर जाता है। इस प्लेन में मौजूद 100 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर वो सब मारे जाते हैं। ये एक हादसा पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। इसके बाद एक और 9/11 का बड़ा हादसा पेश आता है। इन हादसों के बाद लोगों ने प्लेन में ट्रेवल करना ही कम कर दिया। इसके अलावा जब कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट अपनी फुल स्पीड पर उड़ता था तो इससे साउंड बूम पैदा होता था, जिससे बहुत ज्यादा शोर होता था और कॉनकॉर्ड एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस का खर्चा भी ज्यादा था। तो कुछ इन्हीं रीजन की वजह से अक्टूबर 2003 में इस सुपरसोनिक पैसेंजर सर्विस को बंद करना पड़ा। लेकिन फ्यूचर में शायद हमें दोबारा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकते हैं। नासा एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट X-59 पर काम कर रहा है। इसका मकसद साइलेंट सोनिक बूम या लो बूम टेक्नोलॉजी टेस्ट करना है, ताकि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट को जमीन पर उड़ने की भी इजाजत मिल सके, क्योंकि पहले सोनिक बूम की वजह से ये सिर्फ समुद्र के ऊपर अलाउ थे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी भी बूम सुपरसोनिक अपना पैसेंजर जेट ओवरचर बना रही है, जिसका मकसद 2030 तक कमर्शियल सुपरसोनिक फ्लाइट को वापस लाना है। ये कंपनी तो अपने डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट XB-1 की पहली सुपरसोनिक उड़ान 2025 में सक्सेसफुली कर भी चुकी है। और जो चीज इन एयरक्राफ्ट में आम लोगों के लिए ट्रेवल करना महंगा बनाती है वो है इनका फ्यूल। लेकिन फ्यूचर में शायद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पावर से चलने वाले एयरक्राफ्ट पर काम कर रही हैं। और इस फील्ड में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सबसे आगे है। यूरोप में एयरबस, जो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हाइड्रोजन पावर से चलने वाले कमर्शियल एयरक्राफ्ट पर काम कर रही है। इसके अलावा जर्मनी की एक कंपनी H2Fly और अमेरिका की जीरो एविया जैसी छोटी कंपनीज भी इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। इन सब के अलावा जिस एयरशिप का मैंने पहले जिक्र किया था, जो हिंडिंगबर्ग डिजास्टर के बाद चलना बंद हो गई थी, वही एयरशिप एक बार फिर से फिजाओं में देखने को मिल सकती है। यूके की हाइबर्ड एयर व्हीकल नाम की कंपनी जो एयरलाइनर 10 नाम की एक एयरशिप बना रही है। पुरानी एयरशिप में उस वक्त हाइड्रोजन गैस बड़ी होती थी जो जल्दी आग पकड़ लेती थी, जैसा हिंडिंगबर्ग में हुआ था। लेकिन इस बार इन एयरशिप में हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ती। ये तो थी वो एयरशिप जिसे फ्यूचर में हैवी वेट उठाने और टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा शायद फ्यूचर में हमें एयर टैक्सी सर्विस भी देखने को मिल सकती है। चाइना की एक ई-हंग कंपनी ने सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर पहली ऑटोनोमस एयर टैक्सी सर्विस शुरू करने का एग्रीमेंट किया है। इसी तरह एक अमेरिकन कंपनी ने भी दुबई के साथ इस एयर टैक्सी सर्विस के लिए पार्टनरशिप की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्यूचर में एविएशन को चलाने और बेहतर बनाने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि बड़े कमर्शियल प्लेन्स में एक से ज्यादा पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। AI सिस्टम दूसरे पायलट का काम खुद ही संभाल लेगा। कार्गो फ्लाइट्स जो अक्सर सामान ले जाने के काम आती हैं, ये फ्लाइट तो AI की मदद से शायद विदाउट पायलट के भी ट्रेवल कर पाएंगी। इसके अलावा AI सिस्टम एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन का काम खुद ही कर लेगा, जिससे सेफ्टी मजीद बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, एविएशन का सफर इंसान के ख्वाब से शुरू होकर आज सुपरसोनिक स्पीड और इलेक्ट्रिक फ्लाइट तक पहुंच चुका है। ये सफर हमें बताता है कि इंसान की ख्वाहिश और मेहनत कभी रुकती नहीं। आज जिस फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कल वो आम बात बन जाए और लोग मजीद डेवलपमेंट के बारे में सोचने लगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको एविएशन की हिस्ट्री जानकर अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।